गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। कोई भी दोस्त हो जो बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित हो उनके पास में है जो चैनल को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अधिक से अधिक फायदा हो। अपन बात करें अपने सेशन के बारे में तो अपने पिछले क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? अपन पिछली क्लास में है जो स्टेट की बात करें तो उसमें अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था और अपन ने देखा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो अपन मुख्य रूप से 5 प्रकार से करते हैं। हिस्टोग्राम के रूप में करते हैं या फ्रीक्वेंसी फॉलिजन के रूप में करते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व के रूप में, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या पाई डायग्राम। इन 5 फॉर्म में अपन है ग्राफ के द्वारा है अपने आंकड़ों को या समकों को पेपर पर अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पेपर पर इनको प्रदर्शित करती है। उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। तो आज के अपन क्लास को शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे पहले तो स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में। स्टैटिस्टिकल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ये स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? स्टैटिस्टिकल सीरीज मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है उन सब के बारे में अपन आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो पहली है वो है इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी अपन जिसको बोलते हैं। पहली कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जिसको अपन व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज। पहले आती है अपने व्यक्तिगत श्रेणी आती है और अपन दूसरे की बात करें तो दूसरी आती है डिस्क्राइट। दूसरी आती है वो आती है डिस्क्राइट। डिस्क्राइट या जिसको डिस्क्राइट सीरीज या असतत श्रेणी, असतत श्रेणी। और जो तीसरी श्रेणी आती है वो आती है स्टैटिस्टिकल सीरीज की बात करें तो तीसरी सीरीज आती है वो आती है कंटिन्यूस सीरीज या जिसको अपन सतत श्रेणी बोलते हैं। कंटिन्यूस सीरीज जिसको अपन क्या बोलते हैं? सतत श्रेणी बोलते हैं। सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेट में क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो आप पढ़ लेना। मैं वादे के साथ में कहता हूँ कि आपका 98% सिलेबस है वो यहाँ करो जो है कवर करवा दिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। अपन को ज़्यादा हवाबाजी में नहीं आना है कि हार्ड होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर अपन थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ लेंगे, एक बार आप क्लासों को देख लेना, उसके बाद में आप नोट्स तैयार करके नोट्स से पढ़ लेना और कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। एक बार आप अगर क्लास को ध्यान से देखोगे तो स्टेट आपके मैं कहता हूँ समझ में आ जाएगी। इतनी ज़्यादा स्टेट में कुछ नहीं है। तो अपन बात कर रहे थे स्टैटिस्टिकल सीरीज की जिसमें अपन ने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्राइट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज इन तीनों के बारे में बात की। अब अपन चलते हैं अपने पीडीएफ पे। हाथ से लिखे हुए नोट्स है जो एक एक चीज़ को ध्यान से है जो नोट्स बनाए गए हैं, लिख लिख के ध्यान रख रख के जितनी हो सके उतनी सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। अपने संख्या की श्रेणियों की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत श्रेणी आती है। उसके अलावा व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल सीरीज, असतत श्रेणी यानी डिस्क्राइट और सतत श्रेणी यानी कंटिन्यूस श्रेणी। ये होती है 3 प्रकार की सीरीज होती है स्टैटिस्टिकल सीरीज। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है, तो इन तीनों का नाम लिखने। ये डाटों के प्रेजेंटेशन के प्रकार को बताती है। इसमें पहले आती है अपने इंडिविजुअल सीरीज या अपन जिसको व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है उनके बारे में अगर अपन बात करें तो इस श्रेणी को आरोही अथवा अवरोही दोनों तरह से दर्शाया जाता है। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, व्यक्तिगत श्रेणी होती है, इसको असेंडिंग एंड डिसअसेंडिंग दोनों फॉर्म में दर्शाया जाता है। असेंडिंग रूप में भी दर्शाया जाता है एंड डिसअसेंडिंग। असेंडिंग एवं डिसअसेंडिंग दोनों रूप में दर्शाया जाता है। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही। क्या होता है? आरोही। और डिसअसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही। अवरोही अवरोही नाम बड़ा है तो पहले आएगी बड़ी चीज, आरोही नाम छोटा है पहले आएगी छोटी चीज। जो ज्यादा बड़ी होगी न्यूमेरिकल, जो ज्यादा नंबर में ज्यादा होंगे वो आएंगे अवरोही फॉर्म में आगे आएंगे और आरोही फॉर्म में है वो पीछे आएंगे। ये अपन को ध्यान रखना है। आरोही फॉर्म में है वो छोटे अक्षर है वो आगे आते हैं। अवरोही नाम बड़ा है, डिसअसेंडिंग नाम बड़ा है तो पहले बड़े
जो मान वाले है वो अंक आएंगे, और आरोही नाम छोटा है, असेंडिंग नाम छोटा है, तो पहले है वो छोटे मान वाले अक्षर आएंगे। जैसे अपन बात करें, ये मान लो 3, 5, 8, 7 ऐसा मैंने लिखा है। अगर अपन इसको डिसअसेंडिंग फॉर्म में लेना है तो पहले 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 और फिर 3 आएगा। और अगर अपन असेंडिंग फॉर्म में लेंगे तो पहले 3, 5, 7, 8 इस फॉर्म में आएगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी को अपन आरोही और अवरोही दोनों फॉर्म में है वो लिख सकते हैं। प्रत्येक इकाई के मान को अलग अलग लिखा जाता है। इसमें प्रत्येक इकाई के मान को है अलग अलग लिखा जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसके मान लो ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी के 100 में से 70 नंबर आए हैं, तो उसके प्रत्येक को अलग अलग लिखा जाता है, आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस सीरीज में आरोही और अवरोही क्रम में दोनों तरह से दर्शाया जाता है, तो इसमें व्यक्तिगत श्रेणी होगी। और इसमें प्रत्येक मान को, इकाई के मान को है वो अलग अलग लिखा जाता है। जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्त अंक, मान लो कोई कक्षा है उसमें विद्यार्थी के प्राप्त अंक आए हैं, जैसे ए विद्यार्थी है, इसके 43 नंबर आए हैं, बी के 39 आए हैं। जो विद्यार्थी होंगे उनको अपन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? जो इकाई होगी उसको अपन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इकाई मान होगा जिसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे वो अपन एफ से है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होती है अपने व्यक्तिगत श्रेणी, जिसमें सी विद्यार्थी है उसके 45 अंक है, डी के है वो 69 है। ये एक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस प्रकार की होती है वो जो सीरीज होती है उसको अपन व्यक्तिगत सीरीज बोलते हैं। दूसरी अपनी आती है खंडित श्रेणी, या जिसको अपन डिसकंटिन्यूड सीरीज या असतत श्रेणी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? असतत श्रेणी, खंडित श्रेणी, या अपन इसको डिस्क्राइब सीरीज भी बोलते हैं। अब अपन देखते हैं असतत श्रेणी क्या होती है। ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक मान अलग अलग नहीं लिखा जाता है, अपितु प्रत्येक मान के समक्ष उसकी आवर्ती लिख दी जाती है। ऐसी सीरीज जिसमें इकाई के मान को है अलग अलग नहीं लिखा जाता है, लेकिन मान के आगे है वो उसकी आवर्ती को लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं, उस सीरीज को अपन डिस्क्राइब सीरीज बोलते हैं। ये सीरीज के वास्तविक अंतर को बताती है। जो सीरीज होती है अपने, जो श्रेणी होती है उसके वास्तविक अंतर को बताने का कार्य कौन करती है? खंडित सीरीज करती है। जैसे अपन मान लेते हैं स्कोर 25 स्कोर है, वो 2 खिलाड़ी होंगे। कितना है? कोई मान लो हमने टीम में मैच हुआ है, इसमें 25 स्कोर बनाए हैं, वो 2 खिलाड़ियों ने बनाए हैं। ये इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई। क्या आ गई? ये इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई कि 25 स्कोर कितने खिलाड़ियों ने बनाई है, उनके बारंबारता को बताते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, अपनी आवर्ती को बताते हैं। ये आवर्ती हो गई, 2 खिलाड़ियों की आवर्ती हुई है, जिसमें मतलब 2 खिलाड़ियों ने वो 25 स्कोर बनाया है। 30 स्कोर की बात करें तो वो 3 खिलाड़ियों ने बनाया है। 40 की बात करें तो 4 खिलाड़ियों ने बनाया है। इस प्रकार से अपन जो सीरीज दी जाती है उस सीरीज को अपन असतत श्रेणी बोलते हैं, या डिस्क्राइब सीरीज, खंडित श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो ये होती है खंडित श्रेणी। इसमें क्या होता है? प्रत्येक मान को अलग अलग नहीं लिखा जाता है। जैसे मान लो खिलाड़ी ए, खिलाड़ी बी, खिलाड़ी सी और खिलाड़ी डी, ये 4 खिलाड़ी है। इसमें से 2 खिलाड़ियों के हैं वो 25 अंक है। अगर अपन मान लो इनमें से एक खिलाड़ी इसके 25 स्कोर है और सी खिलाड़ी इसके 25 स्कोर है, इस प्रकार से अपन अलग अलग लिखेंगे तो वो व्यक्तिगत श्रेणी होगी। ये तो हो गई व्यक्तिगत सीरीज। लेकिन अपन ऐसे लिख लिया कि 25 है स्कोर है वो 2 खिलाड़ियों का आया हुआ है, 30 स्कोर है वो 3 खिलाड़ियों का आया हुआ है। इस प्रकार से अपन जो इस इकाई मान के आगे अपन ने खिलाड़ियों की संख्या लिख ली, या फिर अपन फ्रीक्वेंसी लिख ली, तो वो होगी जो खंडित सीरीज के नाम में आएगी। तो ये होता है खंडित सीरीज और व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक इकाई के मान को अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन ये जो खंडित सीरीज होती है इसमें प्रत्येक सीरीज मान को अलग अलग नहीं लिखा जाता है, परंतु मान के सामने है जो उसकी आवर्ती को लिख दी जाती है। ये होती है खंडित श्रेणी। अब अपन तीसरी सीरीज देखते हैं, कंटिन्यू सीरीज। कंटिन्यू, जहाँ से इसको अपन सतत श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सतत श्रेणी, सतत श्रेणी या कंटिन्यू सीरीज। इसमें अवलोकनों को एक ही संख्या की बजाय विभिन्न वर्ग अंतरालों में प्रस्तुत किया जाता है। सतत श्रेणी या कंटिन्यू सीरीज होती है, इसमें क्या करते हैं? किसी एक मान की बजाय उसको वर्ग अंतराल में अपन लिखते हैं। जैसे 10 से 20 के मध्य में विद्यार्थियों के 5 जनों के अंक आए हैं, 20 से 30 विद्यार्थी अंक है वो 7 जनों के आए हैं। इस प्रकार से अपन है वो किसी सीरीज में लिख, किसी एक अंक को मान ना लगे उसको वर्ग अंतराल में लिखते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सतत श्रेणी बोलते हैं, कंटिन्यू सीरीज बोलते हैं। आवर्ती उस वर्ग में आने वाले अवलोकनों की
संख्या को दर्शाते हैं। जैसे अपन मान लो ये कोई क्लास है, इसमें टेस्ट हुआ, उसके अंदर कोई एग्जाम हुआ, इसमें 70 से 79 अंक है, वो 5 विद्यार्थी होंगे। कितने विद्यार्थी होंगे? 5 विद्यार्थी होंगे। इसमें किसी के 73 आए हैं, किसी के 72 आए हैं, किसी के 71 आए हैं। इस प्रकार कुल मिला के 70 से 79 के बीच में कुल अंक है वो 5 विद्यार्थी होंगे। 60 से 69 के मध्य में 7 विद्यार्थी होंगे। इस प्रकार की जो सीरीज होती है कंटिन्यूज होती है। देखो 60 से 69, 50 से 59 ये वर्ग अंतराल के रूप में दी हुई है। इसको अपन कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं या सतत श्रेणी बोलते हैं। मुझे आशा है कि आपको तीनों श्रेणियां समझ में आ गई होगी। अब अपन कुछ कंटिन्यूस श्रेणी है उसकी शब्दावलियों की बात करते हैं कि वर्ग सीमा क्या होती है। वर्ग सीमा की बात करें तो प्रत्येक वर्ग है ये है वो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर ये सतत श्रेणी में ये परिभाषा है। कुछ वर्ग सीमा क्या होती है या जिसको अपन क्लास लिमिट बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग 2 अंकों से बनता है जिन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। प्रत्येक वर्ग होता है वो 2 अंकों से बनता है। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ये एक वर्ग बन गया, ये 2 अंकों का बना। 10 से 20 ये होती है वर्ग सीमाएं। क्या होती है? वर्ग सीमाएं होती है, क्लास लिमिट होती है। पहली सीमा प्रथम या अधर सीमा जिसको अपन लोअर लिमिट कहते हैं, जिसे निचली सीमा भी बोलते हैं। जो पहली सीमा है ये 10 से 20 वाली पहली सीमा है, इसको अपन अधर सीमा भी बोलते हैं, लोअर लिमिट भी बोलते हैं, लोअर लिमिट। उसके अलावा अपन है वो प्रथम सीमा भी इसको बोलते हैं। जो सेकंड ये सीमा होती है ऊपरी सीमा बोलते हैं, जिसको अपन अपर लिमिट भी कहते हैं या इसको अपन दूसरी सीमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये होती है क्लास लिमिट्स। एक तो होती है लोअर क्लास लिमिट्स और दूसरी होती है अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट होती है वो छोटा अंक होता है, अपर क्लास लिमिट है वो बड़ा अंक होता है। जैसे 10 और 20, यहाँ अपन 20 और 30 की बात करें तो इसमें लोअर होगा, ये लोअर क्लास लिमिट होगी ये 20 होगी और अपर क्लास लिमिट होगी ये 30 होगी। अदर सीमा को अपन L1 से दर्शाते हैं और ऊपरी सीमा को L2 से। जैसे इसमें बात करें 30 हो गया L1 और 40 हो गया L2, 10 हो गया L1, 20 हो गया L2। जो पहली सीमा आएगी निचली सीमा होगी उसको L1 से दर्शाएंगे, जो ऊपरी सीमा होगी उसको अपन L2 से दर्शाएंगे। अब अपन देखते हैं क्लास इंटरवल की बात करते हैं। क्लास इंटरवल क्या होता है, यानी वर्ग अंतराल बात करें या वर्ग विस्तार की बात करें उसको अपन क्लास इंटरवल बोलते हैं। कि 2 सीमाओं के बीच का अंतराल अर्थात ऊपरी सीमा तथा अधर सीमा के बीच का अंतराल वर्ग अंतराल कहलाता है। वर्ग अंतराल क्या होता है कि ऊपरी सीमा L2 तथा निचली सीमा L1 के बीच का अंतर। जैसे अपन बात करें 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, ये अपने कोई सीरीज दी हुई है, इसमें L2 30 हो गया और L1 20 हो गया। इनके बीच का अंतर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। जैसे इसके अंतर बात करें 30 और ये है 20, इनके अंतर की बात करें तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 इसमें क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। ऊपरी सीमा L2 माइनस L1 करेंगे तो अपन को यह वर्ग अंतराल आ जाएगा। वर्ग अंतराल को अपन I के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, I के द्वारा है इस वर्ग अंतराल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास इंटरवल को I के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास इंटरवल क्या होता है, ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के बीच का अंतर होता है वो क्लास इंटरवल कहलाता है। अब अगला आता है मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। मध्य बिंदु या मध्य मूल्य, मध्यमान, मिड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो इसको अपन M के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को मध्यमान या मध्य मूल्य कहा जाता है। जो वर्ग अंतराल होता है, क्लास इंटरवल होती है, उसके मध्य मान को अपन क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है, इसको M के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं L2 माइनस L1, L2 प्लस L1 अपॉन 2। जैसे अपन कोई भी सीरीज हो गई 10 से 20, 20 से 30 या 30 से 40, ये अपना सीरीज हो गई। इसमें अपन को जो सेकंड सीरीज है इसका अपन को मिड टर्म ज्ञात करना है। तो अपना सूत्र क्या है, L1 20 प्लस 30 अपॉन 2, 20 30 50 अपॉन 2, यानी कि 25 होगा वो इसका मिड मान होगा। इसका M का मान कितना होगा, M का मान होगा वो 25 होगा। तो इस प्रकार से है वो अपन का मध्य बिंदु या मध्य मान होता है। तो ये हो गए अपने सीरीजों के बारे में। अब अपन बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है उनकी अपन किस प्रकार से गणना करते हैं उन सब के बारे में अपन
बात करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, यहाँ से अक्सर अमूमन आपने को है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर 5 स्टार लगा दो, 5 स्टार लगा देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो चीज़ है। इसमें अक्सर है अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन आते हैं। अगर अपन बात करें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अभिपार्य उस बिंदु से है जिसके आसपास अन्य बिंदुओं का जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, उसका मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आशय उस बिंदु से है जिस बिंदु के आसपास है वो अधिक आवृत्ति पाई जाती है, अधिक बारंबारता पाई जाती है, प्रवृत्ति है वो अधिक पाई जाती है। जैसे अपन माने सेंट्रल टेंडेंसी प्रवृत्ति या अपन केंद्रीय प्रवृत्ति माप बोलते हैं। यह हमें वितरण के बारे में सवगत के रूप में जानकारी प्राप्त करवाता है। किसके बारे में? वितरण के बारे में अपन को जानकारी प्रदान कराता है कि किसी चीज का कितना विस्तार हो चुका है, कितना वितरण हो गया है, उसके बारे में अपन को बताते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत मान यदि 70 है तो इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी ने औसत रूप से 70% अंक प्राप्त किए हैं, चाहे विद्यार्थी ने प्रत्येक विषय में अलग अलग अंक प्राप्त किए हो। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमें मोटे तौर पर किसी भी वितरण की जानकारी एक एकल मान के रूप में प्रदान करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी होता है या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, वो हमें जो एकल रूप में जानकारी प्रदान करता है। जैसे अपन मान लेते हैं एग्जाम्पल से, अपन इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई भी क्लास है, मान लो क्लास है, अपने कोई भी कक्षा है, उसके अंदर किसी विद्यार्थी ने ए ने वो 70% अंक प्राप्त किए। इसका मतलब यह हो गया किसी भी अलग अलग विषय में, जैसे इसके 5 विषय, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। किसी 12th स्टूडेंट है, उसने 70% अंक प्राप्त किए, उसको मान लो एग्रीकल्चर के अंदर 80 अंक आ गए, बायोलॉजी के अंदर 90 आ गए, केमिस्ट्री के अंदर उसको 60 आए, हिंदी के अंदर 40 आए और इंग्लिश के अंदर है वो उसको 60 आ गए। तो उसका औसत मान होगा वो मान लो इस विद्यार्थी का 70% है। तो इसका मतलब यह होता है कि इस विद्यार्थी ने एग्रीकल्चर के अंदर 80 अंक प्राप्त किए, लेकिन हिंदी के अंदर है वो 40 अंक प्राप्त किए। तो इसका जो औसत होगा वो कितना होगा? 70% होगा। तो यह है अपन किसी बिंदु के आसपास के बिंदुओं को अपन को एकल रूप में प्रेजेंट करने की अपन को प्रदानता करता है, अपन को जानकारी देता है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। अगर अपन बात करें, किसकी बात करेंगे अपन? अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के प्रकार की अगर अपन बात करें कि इसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, तो पहला अपना जो प्रकार आएगा वो आएगा बेसिस ऑन मीडियम, माध्य के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? बेसिस ऑन मीन के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। पहला अपना आएगा वर्गीकरण, वो आएगा बेसिस ऑन मीन, यानी कि माध्य के आधार पर। माध्य हम जिसको अपन मीन बोलते हैं, बेसिस ऑन मीन, माध्य के आधार पर। अगर माध्य के आधार पर सेंट्रल टेंडेंसी के मान की प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? माध्य के आधार पर सेंट्रल टेंडेंसी है, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? अगर अपन बात करें तो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य होता है। कौन कौन से होते हैं? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और तीसरा होता है वो होता है हरात्मक माध्य। ये 3 होते हैं, वो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य होती है। मीन के आधार पर, माध्य के आधार पर सेंट्रल टेंडेंसी 3 प्रकार की होती है, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और तीसरा होता है वो होता है हार्मोनिक मीन। यह हो गया अरिथमेटिक मीन, इसको एम से बोलते हैं, अपन रिप्रेजेंट करते हैं। गुणोत्तर माध्य होता है जियोमेट्रिक मीन, यानी जिसको अपन जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा होता है हरात्मक माध्यम होता है, जिसको अपन हेरोमेनिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? हार्मोनिक मीन बोलते हैं या हेरोमेनिक मीन बोलते हैं, इसको अपन एचएम से प्रेजेंट करते हैं। यह तो हो गया माध्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? माध्य के आधार पर जो
सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब अपन देखते हैं पोजीशन के आधार पर, या अपन जिसको बोलते हैं स्थिति के आधार पर, जो अपन को स्थिति का ज्ञान करवाती है, उसकी अगर अपन बात करें, दूसरा अपना आएगा वो आएगा बेसिस ऑन पोजिशनल, स्थिति के आधार पर। बेसिस ऑफ पोजिशनल, ये हमें स्थिति की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देंगे? स्थिति की जानकारी देंगे। तो स्थिति की जानकारी देंगे। मान लो कभी अपन है जो स्थान ए से स्थान बी में जाना चाहते हैं, और अपने जो बाइक है इसकी औसत स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसके बीच की दूरी है वो 70 किलोमीटर है। तो अपन को स्थान ए से स्थान बी में जाने का कितना समय लगेगा, ये उन जो अपनी स्थिति को बताती है वो आएगा बेसिस ऑन पोजिशनल के माध्यम से आएंगे। ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मीडियन और मोड। मध्य का और मोड होगा। क्या होगा? मीडियन और मोड। ये 2 प्रकार के होते हैं। इनकी अगर अपन बात करें, मध्य का और मोड, मध्य का, और दूसरा होगा मोड। मीडियन एंड मोड। ये होता है टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल टेंडेंसी के प्रकार के। तो कितने प्रकार के हो गए? कुल 5 प्रकार के होते हैं। माध्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। और अगर अपन पोजिशनल या स्थिति के आधार पर देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, माध्य का और मोड। अब अपन इनकी एक एक की चर्चा करते हैं, इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगर अपन बात करें माध्यम के टाइप्स की बात करें तो ये 5 टाइप्स अपन ने यहाँ देख लिए। पहला अपना आता है वो आता है अरिथमेटिक मीन आता है। कौन सा आता है? पहला अपना आता है अरिथमेटिक मीन आता है, जिसको अपन समांतर माध्य के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। अगर अपन समांतर माध्य की बात करें, अरिथमेटिक मीन की बात करें कि ये क्या होता है, ये एक साधारण औसत है। क्या है? ये सिंपल एवरेज है, साधारण औसत है। अपन जिसमें अपन 10th क्लास में पढ़ते थे कि राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, अपन औसत ज्ञात करते थे ना, एवरेज, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, ऐसा फॉर्मूला लगा के अपन जो एवरेज ज्ञात करते थे वही है समांतर माध्यम। इसमें सभी पदों का योग करके पदों की संख्या का भाग दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं अपन? सभी पदों का योग करेंगे और उसमें सभी पदों की संख्या का है अपन भाग देंगे। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वही है ये एवरेज पढ़ते थे अपन, यही समांतर माध्यम में। फॉर्मूला बात करें तो इसको 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक तो होती है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड या अप्रत्यक्ष विधि। अगर अपन प्रत्यक्ष विधि के फॉर्मूला की बात करें तो इसको x के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। किसके माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे? मीन को अपन x के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। या सिग्मा एक्स का मतलब होता है कि कुल पदों की संख्या का योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? कुल योग। इसका मतलब होता है कुल योग। ध्यान रखना, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। जो ये इस प्रकार का अपन को अंक दिया जाता है, ये अपना जो सिंबल होता है, इसका मतलब होता है कुल योग। जितनी भी अपनी राशियां हैं उन राशियों का योग ही क्या होगा? सिग्मा होगा। तो डायरेक्ट विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्या हो गया? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या हो गया? राशियां होगी, राशियों का योग, और एन होगा नंबर ऑफ राशि या यूनिट। जो अपनी राशियां होगी उनकी संख्या होगी वो एन होगी, और उनका योग होगा वो सिग्मा एक्स होगा। दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरी आती है इनडायरेक्ट विधि। कौन सी आती है? इनडायरेक्ट विधि। इनडायरेक्ट विधि में अगर अपन बात करें तो इसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन होता है। क्या होता है? a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। इनडायरेक्ट विधि में अगर अपन एम का सूत्र ज्ञात फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यहाँ अगर अपन बात करें a क्या होता है? a होता है वो कल्पित माध्य होता है। क्या होता है? a होता है वो कल्पित माध्य होता है, एस वर्ड मीन होता है कल्पित माध्य। ए होता है वो कल्पित माध्य होता है। ए होता है यहाँ पर कल्पित माध्य होता है। जैसे ये सीरीज दी हुई है 20, 5, 15, 10, 30, 25,
इसमें से अपन किसी को मान लिया ए, जिसको मान लो 15 को मान लिया अपन ने, तो अपन ए का मान यहाँ पर क्या रख देंगे, ए मान लो अपन ने कल्पित माध्य वो 15 को मान लिया है, तो इसमें ए का मान होगा वो 15 होगा। फिर होता है, इसका सूत्र है ए प्लस सिग्मा डी। अगर अपन डी की बात करें कि डी क्या होता है, तो जो डी होता है वो होता है एक्स माइनस ए। क्या होता है, एक्स माइनस ए। डी होगा वो एक्स माइनस ए होगा। यहाँ मान लो 120, 20 में से ए घटा दे तो डी का मान आएगा वो 5 आएगा। इस प्रकार से यह वो होता है। तो इसमें सूत्र हो गया ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए का मान हो गया कल्पित माध्य, अपन ने इस सीरीज के अंदर कल्पित माध्य 15 को मान लिया। फिर इसमें सिग्मा डी, डी का मान क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। डी क्या होता है, डी होता है एक्स माइनस ए। अपन अगर जो सीरीज होती है अपने एक्स सीरीज, इसमें से अगर अपन कल्पित माध्य को विचलन कर लेते हैं तो अपन को डी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये अपने को सूत्र ज्ञात होता है। जैसे अपन प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने की कोशिश की है कि सिग्मा एक्स अपॉन एन, इनका अपन अगर जोड़ेंगे 20, 5, 15, 10, 30, 5, तो ये हो गए 85 और संख्या होगी इनकी 6, 14.1 इनका एग्जाम्पल आएगा। सिग्मा एक्स अपॉन एन। दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, समांतर माध्य ज्ञात करने की दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहाँ सिग्मा एक्स होता है राशियों का योग और एन होता है राशियों की संख्या। दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि, जिसको अपन इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। इसका जो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, जहाँ पर ए का मान होता है कल्पित माध्य, सिग्मा डी होता है एक्स माइनस ए और एन होता है नंबर ऑफ यूनिट, यहाँ नंबर ऑफ इकाई होती है जो अपने उनका मान होता है, इकाई की संख्या एन होती है। यह हो गया अपना ए एम माध्य ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब इसके अपन गुण देखते हैं कि समांतर माध्य के क्या क्या गुण है। मैट्रिक्स की बात करें, अगर अपन गुण की बात करें तो समांतर माध्य एक गणितीय माध्य है जो समस्त पदों के मूल्यों पर आधारित होता है। समांतर माध्य क्या है, एक मैथमेटिक्स मूल्य है, मैथमेटिक्स वैल्यू है जो सीरीज के श्रेणी के सभी मानों पर निर्भर करता है। अगर मान लो किसी को 80 अंक प्राप्त हुए, किसी को उसी सब्जेक्ट में, किसी विद्यार्थी है जिसको एक सब्जेक्ट में 80 अंक प्राप्त हुए, उसी विद्यार्थी को किसी दूसरे सब्जेक्ट में 40 अंक प्राप्त हुए, तो इन दोनों का औसत ज्ञात करके अपन को जो सभी मानों का औसत निकाल के अपन के जो मान प्राप्त होगा वो होगा समांतर माध्य। अगला है कि समांतर माध्य की बीजगणितीय विशेषताओं के कारण इसका प्रयोग व्यापक रूप से करते हैं। समांतर माध्य में जो बीजगणितीय विशेषताएं होती है, उस बीजगणितीय विशेषताओं के कारण इसका प्रयोग है अपन व्यापक रूप से करते हैं, सभी करते हैं। समांतर माध्य का मूल्य निर्धारित होता है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मूल्य होता है वो निर्धारित होता है, फिक्स होता है। इसकी गणना करना सरल होती है। इसकी अपन अगर कैलकुलेशन करते हैं तो समांतर माध्य की कैलकुलेशन होती है वो बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में होती है। किसी वस्तु की तुलना करने में श्रेष्ठ होता है। अगर अपन को दो विद्यार्थियों की तुलना करनी है, विद्यार्थी ए और बी, इसको 70% अंक प्राप्त हुए औसत, इसको अपन को है 80% औसत अंक प्राप्त हुए, इन दोनों के बीच में अगर अपन तुलना करनी है तो सबसे अच्छी तुलना करने की श्रेष्ठ विधि है और ये सबसे अधिक विश्वसनीय विधि है। यहाँ इस विधि पर अपन सबसे अधिक विश्वास कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसके अवगुण क्या क्या हैं। किसकी बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे इसके अवगुण क्या क्या है, इसकी मतलब कमियां क्या क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अवगुण की बात करें, डीमेरिट्स की बात करें तो यदि किसी श्रृंखला में एक मूल्य ज्ञात नहीं हो तो माध्य मान की गणना नहीं की जा सकती। मान लो कोई अपन को सीरीज दी हुई है, उस सीरीज के अंदर किसी एक मूल्य या एक इकाई का मान अपन को पता नहीं है, किसी एक इकाई की वैल्यू अपन को पता नहीं है, तो अपन है पूरी सीरीज के समांतर माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरी क्या कमी है कि कभी कभी ये अवास्तविक मूल्य भी प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी ये अवास्तविक मूल्य प्रदर्शित करते हैं, जैसे किसी परिवार में बच्चों की संख्या 3.5। अब ये अवास्तविक है कि 3.5 बच्चे किस प्रकार से हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या है, ये अवास्तविक मूल्य भी है अपन को प्रदान करता है। और अपन इसके देखें कि क्या क्या है, कमियां हैं इसके। तो ये जो समांतर माध्य की तुलना सीमांत मूल्य से पर्याप्त रूप से प्रभावित होती है, जो कभी कभी माध्य के व्यवहारिक उपयोग को सीमित कर देता है। जो सीमांत मान होता है, सीमा पर मान होता है, जैसे एक 80 हो गया, दूसरा 20 हो गया, ये सीमांत मान है। इनके बीच में 50, 40 कुछ भी हो सकता है। जो सीमांत मान है ये समांतर माध्य को कभी कभार प्रभावित करता है।
ये गुणात्मक आंकड़ों को बांट नहीं सकता है। जो ये है गुणात्मक, इसकी क्वालिटिव फॉर्म को नहीं बता सकता। ये सिर्फ क्वांटिटिव बात कर सकता है, अपने को मात्रात्मक जानकारी दे सकता है, लेकिन कृत्रिम भी आंकड़ों को गुणात्मक मात्रा अपन को जानकारी नहीं दे सकता। तो ये हुआ अपना समांतर माध्य, जिसमें अपन ने समांतर माध्य के गुण और अवगुण देखे, उसको ज्ञात करने के सूत्र देखे। अब अपना दूसरा है जियोमेट्रिक मीन, जिसको अपन जीएम भी बोलते हैं, जियोमेट्रिक मीन। अगर अपन जियोमेट्रिक मीन की बात करें, गुणोत्तर माध्य की बात करें कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है। जियोमेट्रिक मीन किसी समग्र श्रेणी के सभी मूल्यों के गुणनफल का वर्गमूल होता है। जियोमेट्रिक क्या होता है, कोई भी समग्र श्रेणी या कोई डाटा की सीरीज दी हुई है, उनके सभी मूल्यों का गुणनफल का वर्गमूल होता है। जैसे कोई सीरीज है 4, 2, 3 ऐसे है, तो ये संख्या है, इन दोनों का गुणनफल का वर्गमूल। जैसे कोई सीरीज दी हुई है 5, 3, 4, 2, इनके गुणनफल 5 × 3 × 4 × 2, इनके गुणनफल के वर्गमूल का योग होता है। क्या होता है, इनके गुणनफल के वर्गमूल का योग ही क्या होता है, वर्गमूल होता है। वो क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन होता है। किसी भी श्रेणी के सभी मूल्यों के गुणनफल का वर्गमूल होगा, वो क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन होगा। कोई सीरीज दी हुई है अपन को, जैसे ये मान लो सीरीज है 2, 3, 4, 5, ये सीरीज दी हुई है। किसी श्रेणी के गुणनफल का किसी श्रेणी के सभी मूल्यों का गुणनफल, जैसे गुणनफल की बात करें तो 2 × 3 × 4 × 5, किसी श्रेणी के सभी मूल्यों का गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा, गुणात्मक माध्य होगा, जिसको अपन जीएम कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन होगा। समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर अपन ज्ञात करने का सूत्र देखें कि जियोमेट्रिक मीन को ज्ञात करने का क्या क्या फॉर्मूला है। अगर अपन इसके फॉर्मूले को देखें तो जियोमेट्रिक मीन को ज्ञात करने का फॉर्मूला है, वो है एंटीलॉग log x अपॉन n है। क्या है, एंटीलॉग log x अपॉन n। जियोमेट्रिक मीन को ज्ञात करने के सूत्र की बात करें तो एंटीलॉग log x अपॉन n, ये होता है, वो इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है। एंटीलॉग log x अपॉन n होता है। क्या होता है, एंटीलॉग log x अपॉन n। एंटीलॉग log x अपॉन n होता है, वो जीएम ज्ञात करने का, जियोमेट्रिक मीन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब अपन इसके गुणों की बात करते हैं कि जियोमेट्रिक मीन होता है, इसके क्या क्या गुण हैं, इसके क्या क्या अवगुण हैं। अगर अपन बात करें जियोमेट्रिक मीन के गुण और अवगुण की, तो गुण की बात करते हैं। पहले अपन मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो यह समांतर माध्य की तरह सभी मूल्य पर आधारित रहती है। जिस प्रकार समांतर माध्य सभी मूल्यों पर आधारित थी, उसी प्रकार ये जियोमेट्रिक मीन भी सभी मूल्यों पर आधारित है। जियोमेट्रिक मीन पर सीमांत मूल्यों का कम प्रभाव पड़ता है। समांतर माध्य के अंदर सीमांत मूल्यों का प्रभाव अधिक पड़ता था, लेकिन जियोमेट्रिक मीन होती है, यहाँ पर समांतर जो सीमांत मूल्य होते हैं, इनका प्रभाव है वो कम पड़ता है। फिर अगला है कि जीएम के निश्चितता के साथ ज्ञात किया जा सकता है यदि संख्याएं ऋणात्मक या शून्य न हो। अगर सीरीज के अंदर संख्या होती है वो ऋणात्मक या शून्य न हो, तो इनको है बड़ी सटीकता से अपन को ज्ञात कर सकते हैं। निश्चित मान के साथ में अपन इससे को ज्ञात कर सकते हैं। शर्त यह है कि उस सीरीज के अंदर ना तो कोई ऋणात्मक अंक होना चाहिए, उस सीरीज में ना तो कोई ऋणात्मक अंक होना चाहिए, ना ही उस सीरीज में कोई शून्य होना चाहिए। ऋणात्मक अंक -1 से अनंत तक हो सकता है, ऋणात्मक अंक नहीं होना चाहिए। और अगर किसी सीरीज में शून्य नहीं है तो अपन उस सीरीज का निश्चित मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका बीजगणितीय विवेचन किया जा सकता है। जो गुणात्मक माध्य होता है, इनका बीजगणितीय विवेचन किया जा सकता है। अगला है कि गुणोत्तर माध्य बड़े मूल्यों को कम तथा छोटे मूल्यों को अधिक भार देता है, जिससे श्रेणी का संतुलन बना रहता है। जो गुणोत्तर माध्य होता है वो किसी बड़ा मूल्य है उसको भार देगा, वो कम देगा, और जो कम मूल्य है उसको भार देगा अधिक, जिससे श्रेणी का संतुलन बना रहता है और अपन को निश्चितता के साथ में मान ज्ञात करने में आसानी रहती है। इसका प्रयोग औसत ज्ञात करने में, अपन एवरेज ज्ञात करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा परसेंटेज ज्ञात करने में कर सकते हैं। किसी व्यापार में जो बढ़ोतरी हुई है उस व्यापार में बढ़ोतरी ज्ञात करने में कर सकते हैं।
उत्पादन को ज्ञात करने में कर सकते हैं, और व्यापार में अपन प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो अपन औसत के अंदर करते हैं, एवरेज के अंदर करते हैं, परसेंटेज निकालने के अंदर करते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर करते हैं, और व्यापार में उत्पादन कितना प्राप्त हुआ, अपन को यहाँ फसल उत्पादन कितना प्राप्त हुआ है, उनमें अपन इसका प्रयोग करते हैं। अब अपन देखते हैं इसके अवगुणों के बारे में कि अपना जो जियोमेट्रिक मीन है, गुणात्मक माध्य है, उसके क्या क्या अवगुण है। गुणात्मक माध्य के अवगुण की बात करें अपन अगर, तो इसकी गणना क्रिया अत्यंत जटिल है। जो गुणात्मक माध्य की गणना करनी है ये बिल्कुल ही जटिल है। जैसे बहुत कोई लंबी सीरीज आ जाती है, पहले उसका गुणनफल करना पड़ता है सीरीज का, उस सीरीज के गुणनफल के बाद में उस सीरीज का वर्गमूल ज्ञात करना पड़ता है। तो ये जो अपन को सीरीज ज्ञात करने का जो इसकी वैल्यू ज्ञात करने की जो क्रिया है यह अत्यंत जटिल है। इसके अंदर माथापौड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, अपन को दिमाग है वो अपन को ज़्यादा लगाना पड़ता है। दूसरी है इसका प्रयोग सीमित होता है, छोटी सीरीजों में इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं, सीमित श्रेणियों के अंदर अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं इसका, क्योंकि इसका जो प्रयोग करने का तरीका है, जो कि अपन की ज्ञात वैल्यू ज्ञात करने की जो विधि है ये बहुत ही जटिल है। गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए श्रेणी के सभी मूल्य ज्ञात होने चाहिए, अथवा गुणोत्तर माध्य ज्ञात नहीं किया कर सकते। अगर मान लो कोई श्रेणी दी हुई है अपन को, उस श्रेणी में किसी एक मूल्य को अपन को पता नहीं है, श्रेणी में किसी जो इकाई है उस इकाई का एक मूल्य अपन को पता नहीं है, तो अपन उससे गुणोत्तर माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए श्रेणी के सभी मूल्यों सभी इकाई के मूल्यों का मान अपन को पता होना चाहिए। यदि कोई मान ऋणात्मक या शून्य हो तो इसकी गणना नहीं की जा सकती। यदि किसी सीरीज के अंदर ऋणात्मक मान आ जाए या शून्य आ जाए तो उस सीरीज से अपन को है गुणात्मक माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। यह भी अपन को है वो ध्यान रखना है। तो ये गुणोत्तर माध्य हो गया अपना, इसके गुण और अवगुण हो गए। अब अपना है हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। क्या है अपना हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। अगर अपन हरात्मक माध्य की बात करें, हरात्मक माध्य या जिसको अपन हार्मोनिक मीन बोलते हैं, हरात्मक माध्य किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्क्रम समांतर माध्य का व्युत्क्रम होता है। हरात्मक माध्य क्या होता है, किसी भी श्रेणी के व्युत्क्रम समांतर माध्य का व्युत्क्रम होता है। कोई श्रेणी है जैसे 2, 3, 4, 5, उसका अपन क्या करेंगे, व्युत्क्रम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। उस व्युत्क्रम समांतर माध्य का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, हरात्मक माध्य होगा। इसको अगर अपन ज्ञात करें व्यक्तिगत श्रेणी में, इसको ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है HM, या जिसको अपन x के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, n सिग्मा 1/x। ये होता है इसका सूत्र। क्या होता है, HM हरात्मक माध्य की अगर अपन बात करें तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा n, यानी कि इकाई की संख्या, राशियों की संख्या, फिर होगा सिग्मा 1/x होगा, सिग्मा 1/x। ये होता है इसको हरात्मक माध्य ज्ञात करने का सूत्र। अगर अपन को डिक्रीज श्रेणी है या खंडित श्रेणी है, तो उस खंडित श्रेणी के अंदर अपन हरात्मक माध्य की बात करें कि खंडित श्रेणी के अंदर हरात्मक माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो खंडित श्रेणी में होता है वो होता है n/सिग्मा f/x। क्या होता है, n/सिग्मा f/x होता है। यह होता है खंडित श्रेणी के अंदर। अब अपन इसके गुण की बात करें तो हरात्मक माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है, इसलिए संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। समांतर माध्य की तरह ही हरात्मक माध्य होता है, वो श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है, सभी मूल्यों पर निर्भर करता है। इस तरह जो श्रेणी के सभी मूल्यों पर निर्भर करता है, इसलिए यह संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। यह इसका पहला गुण हो गया। दूसरा अगर बात करें तो समांतर माध्य की तरह ही हरात्मक माध्य का बीजगणितीय विवेचन किया जा सकता है। जिस प्रकार से अपन समांतर माध्य में बीजगणितीय विवेचन कर सकते हैं, उसी प्रकार हरात्मक माध्य में भी बीजगणितीय विवेचन किया जा सकता है। जिन श्रेणी में विचलन अधिक हो उसमें ये अधिक उपयुक्त होता है। जिस श्रेणी के अंदर विचलन अधिक होता है, उस श्रेणी के अंदर जिस श्रेणी का फैलाव अधिक होता है, उस श्रेणी के अंदर हरात्मक माध्य उपयुक्त ज्यादा होता है। जिस श्रेणी का ज्यादा फैलाव होगा उस श्रेणी के अंदर यह उपयुक्त रहेगा। यह समय की जानकारी देगा, गति,
दर आदि ज्ञात करने के लिए अधिक निष्कर्ष देता है। हरात्मक माध्य है इसको समय ज्ञात करने के लिए, किसी वाहन की गति ज्ञात करने के लिए या दर ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं इसकी अवगुण की बात करें। अगर अपन हरात्मक माध्य के अवगुण क्या है, हरात्मक माध्य के अवगुण की बात करें तो इसकी गणना करना अधिक जटिल होता है। जिस प्रकार गुणोत्तर माध्यम की गणना करना जटिल होती है, उसी प्रकार इसकी भी गणना करना जटिल होती है, क्योंकि सर्वप्रथम सीरीज का व्युत्क्रम समांतर माध्य व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसका समांतर माध्य, उसके बाद में समांतर माध्य का व्युत्क्रम होगा, वो हरात्मक माध्य होता है। तो अपन को इसकी गणना करना बिल्कुल ही जटिल होती है। और अपन बात करें कि हरात्मक माध्य को उस समय ज्ञात नहीं कर सकते जब पॉजिटिव के साथ में ऋणात्मक संख्या भी दी जाए। जब अगर सीरीज के अंदर अगर अपन बात करें श्रेणी की, किसी श्रेणी के अंदर धनात्मक संख्या के साथ में अगर ऋणात्मक संख्या भी दी हुई है तो अपन हरात्मक माध्य को ज्ञात नहीं कर सकते, ये अपन को ध्यान रखना है। गुणोत्तर माध्य भी अगर ऋणात्मक और शून्य आता है तो गुणोत्तर माध्य भी ज्ञात नहीं कर सकते, और अगर ऋणात्मक आता है तो हरात्मक माध्य भी अपन इसको ज्ञात नहीं कर सकते। इसे ज्ञात करने के लिए श्रेणी के सभी मूल्य ज्ञात होना आवश्यक है। यह माध्य अन्य माध्यों की तुलना में छोटे मूल्यों को अधिक भार और बड़े मूल्यों को कम भार प्रदान करता है। जैसे हरात्मक माध्य अन्य माध्यों की तुलना में कम होता है, इसका प्रयोग कम होता है। ये क्या करता है, जो बड़े माध्य होते हैं या छोटे मूल्य होते हैं उनको अधिक भार दे देता है, और जो बड़े मूल्य होते हैं उनको कम भार देता है, इसलिए इसका प्रयोग कम करते हैं। ये तो हो गए तीन अपने माध्य मीन के आधार पर। अब चौथा है अपना मीडियन या माध्यिका। क्या है माध्यिका? मीडियन या जिसको अपन माध्यिका बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं माध्यिका के बारे में। मीडियन या माध्यिका, माध्यिका से ही हमें माध्य का मान प्राप्त होता है। माध्य होता है, इस माध्य का मान अपन को किससे प्राप्त होता है? माध्यिका से प्राप्त होता है। मीन का वैल्यू है अपन को, जो मीन होती है, इस मीन की वैल्यू अपन को मीडियन से प्राप्त होती है। किससे होती है? मीन की वैल्यू अपन को मीडियन से प्राप्त होती है, ये अपन को ध्यान रखना है। इससे आंकड़ों को आरोही क्रम, असेंडिंग और डिसअसेंडिंग क्रम में लगाकर इनके मध्य मान ज्ञात किया जाता है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अपने पास जो डाटाज होंगे उस डाटाज को अपन आरोही क्रम अथवा आरोही क्रम में लगाएंगे। उसके बाद में उसके मध्य मान, उसका जो मध्य मान होगा उसको अपन ज्ञात करेंगे। इसलिए इसको मीडियन को है जो सेकंड क्वार्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन को सेकंड क्वार्टर भी कहते हैं, क्योंकि पहले अपन क्या करेंगे, जो अपन को आंकड़े प्राप्त होंगे, डाटाज प्राप्त होंगे, उन डाटाज को अपन असेंडिंग फॉर्म या डिसअसेंडिंग सीरीज में रखेंगे। आरोही क्रम या अवरोही क्रम के अंदर अपन उसको है वो व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में अपन है उसकी मध्य मान ज्ञात करेंगे, इसलिए इसको अपन सेकंड क्वार्टर भी कहते हैं। अगर मान लो इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी है, उसमें अपन को माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करनी है, उसका सूत्र की अगर अपन बात करें, एमडी ज्ञात करने का सूत्र बात करें। अगर सीरीज में विषम संख्या है, सीरीज की जो राशियों की संख्या है वो विषम है, तो इसका सूत्र होगा वो होगा n+1/2। क्या होगा? n+1/2। अगर सीरीज में है जो राशियों की संख्या है वो सम है, तो इसका सूत्र होगा n/2। n+1/2 होगा, वो होगा विषम संख्याओं के लिए, इकाई के लिए। और अगर राशियों की संख्या सम है, सम संख्या होने पर n/2 करेंगे। यहाँ पर n होता है राशियों की संख्या। n का मतलब क्या होता है? राशियों की संख्या। और अगर अपन कंटिन्यू श्रेणी या सतत श्रेणी की बात करें तो इसका फॉर्मूला देखें अगर अपन, तो एमडी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा L+n/2 - CF/F × I। I होता है वर्ग अंतराल होता है, n होता है इकाई का संख्या, जो इकाई होती है इकाई की संख्या होती है, F होती है वो इसका फ्रीक्वेंसी मान होता है, और CF होता है वो फ्रीक्वेंसी, आंशिक फ्रीक्वेंसी अपन जिसको बोलते हैं वो होती है। तो ये हो गई माध्यिका ज्ञात करने के सूत्र। अब अपन देखते हैं कि जो मीडियन है इसके क्या गुण है और क्या अवगुण है। माध्यिका के गुण की अगर अपन बात करें तो गणना करने में सरल समय की बचत होती है। माध्यिका होती है, इसकी गणना सरल होती है। क्या है अपन को? माध्यिका की गणना है वो सरल होती है, और इससे अपने समय की भी बचत होती है, टाइम में अपना बचत होता है।
मूल्य सदैव निश्चित होता है। माध्यिका का मान है, वो वैल्यू है, वो सदैव निश्चित रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। सीमांत मूल्य ज्ञात नहीं होने पर भी माध्यिका की गणना संभव है। अगर अपन को कोई सीमांत मूल्य है वो ज्ञात नहीं है, फिर भी अपन माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। माध्यिका गुणात्मक तथ्यों के मध्य मान ज्ञात करने में विशेष उपयोगी होते हैं। जो गुणात्मक तथ्य होते हैं, जो क्वालिटिव फॉर्म होते हैं, उनके मध्य मान ज्ञात करने में होते हैं। जैसे वैश्विक स्तर हो गया, स्वास्थ्य हो गया या दरिद्रता हो गई, इनको ज्ञात करने में माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं इसके अवगुणों की बात करें। अगर माध्यिका के अवगुण क्या है, तो बीजगणितीय गुण का अभाव होता है। माध्यिका के अंदर बीजगणितीय गुण होता है, उनका अभाव होता है, बीजगणितीय नहीं पाई जाती है। वर्गांतर श्रेणी में माध्यिका का वास्तविक मूल्य के स्थान पर केवल संभावित मूल्य ही गणना की जा सकती है। CF अपन ज्ञात करते हैं नहीं। तो वर्गांतर श्रेणी होती है, जो सतत श्रेणी होती है, उसके अंदर निश्चित मान की अपन को पता नहीं होता है, केवल अपन है वो वास्तविक मान की जगह अपन संभावित मान है वो ज्ञात करते हैं। कभी कभी जब मूल्यों के मान में भिन्नता पाई जाती है तो इसके द्वारा प्राप्त मान समस्त आंकड़ों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है। क्या होता है कि कभी कभार जब मूल्यों के मान में भिन्नता पाई जाती है, मूल्यों के मान में अपन को भिन्नता देखने को मिलती है, तो इसके द्वारा प्राप्त मान समस्त आंकड़ों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह तो हो गया अपना मीडियन। अब अपना जो लास्ट बचा है वो बचा है मोड। क्या बचा है? मोड। अब अपन बात करते हैं मोड की। मोड की अगर अपन बात करें तो मोड शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। मोड शब्द है वो फ्रेंच भाषा के शब्द ला मोड से बना है। जो मान बार बार या बहुत बार आता है तथा जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसे मोड कहते हैं। जिस मान की आवृत्ति बार बार होती है, जिस मान की आवृत्ति है बार बार होती है, वो मान बार बार आता है, तो उस मान को क्या बोलेंगे? अपन मोड बोलेंगे। इसका फॉर्मूला अगर अपन बात करें तो L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 F2 इंटू आई होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अपन देखते हैं इसके गुण की। इसकी गणना करना सबसे सरल है। मोड की गणना करना सबसे सरल होती है। इसके निर्धारण रेखा चित्रों के माध्यम से भी किया जा सकता है। मोड होता है, मोड का निर्धारण है वो अपन रेखा चित्र के माध्यम से भी करते हैं। मोड का निर्धारण किससे करते हैं? अपन रेखा चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं। रेखा चित्र, मोड का निर्धारण अपन रेखा चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। इसकी गणना हेतु श्रेणी के सभी पदों की जानकारी आवश्यक नहीं होती है। जिस प्रकार अपन समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणात्मक माध्य ज्ञात कर रहे थे, उसमें श्रेणी के सभी मूल्यों को अपन को ज्ञात होना जरूरी था। लेकिन अपन को अगर मोड ज्ञात करना है तो मोड के अंदर श्रेणी के सभी मूल्यों की वैल्यू अपन को जानकारी नहीं है, फिर भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। केवल प्रथम व अंतिम केवल है जो प्रथम जो श्रेणी होती है उसका प्रथम मान और अंतिम मान अपन को ज्ञात है, और बीच के मान अगर ज्ञात नहीं है फिर भी अपन है वो मोड ज्ञात कर सकते हैं। इस पर असमान पदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। सीमांत पदों के बिना भी गणना संभव है। अब अपन देखते हैं अवगुणों के बारे में कि मोड के क्या क्या अवगुण है। मोड के अवगुणों की अगर अपन बात करें तो अनिश्चित व अपरिभाषित विधि है। जो मोड है ये अनिश्चित और अपरिभाषित विधि है। इसका बीज गणितीय प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह श्रेणी के सभी पदों पर आधारित है। मोड का प्रयोग माध्यिका की तरह बीज गणितीय फॉर्म में नहीं करते अपन, और सभी पदों पर आधारित नहीं होता है। केवल इसमें प्रथम पद और अंतिम पद पर ही आधारित है। इस पर वर्ग विस्तार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कई बार संदेश इस पद न प्राप्त होते हैं अपन को। तो ये आज अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी। इसमें अपन 5 प्रकार पढ़े: समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, माध्यिका और मोड के बारे में अपन ने जानकारी ली। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब है जो अपन को स्टेट का डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संपूर्ण स्टेट का जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा। इसी चैनल पर संपूर्ण BSc एग्रीकल्चर का सिलेबस आपको करवाया जाएगा। अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।